शांति के साथ है, संवाद के साथ है। साथियों, संकट के इसी समय में जब ग्लोबल सप्लाई चेन डगमगा रही है, भारत ने डाइवर्सिफिकेशन और रेजिलियंस का मॉडल पेश किया है। एनर्जी हो, फर्टिलाइजर हो या एसेंशियल गुड्स, अपने नागरिकों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए भारत ने निरंतर प्रयास किया है और आज भी कर रहे हैं। साथियों, जब राष्ट्रनीति ही राजनीति का मुख्य आधार हो, तब देश का भविष्य सर्वोपरि होता है। लेकिन जब राजनीति में व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हो जाता है, तब लोग देश के फ्यूचर के बजाय अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। आप जरा याद कीजिए, 2004 से 2010 के बीच क्या हुआ था। तब कांग्रेस सरकार के समय पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों का संकट आया था और तब कांग्रेस ने देश की नहीं बल्कि अपनी सत्ता की चिंता की। उस वक्त कांग्रेस ने 1,48,000 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड जारी किए थे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने खुद कहा था कि वो आने वाली पीढ़ी पर कर्ज का बोझ डाल रहे हैं। ये जानते हुए भी कि ऑयल बॉन्ड का फैसला गलत है, जो रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे थे, उन लोगों ने अपनी सत्ता बचाने के लिए ये गलत निर्णय किया, क्योंकि जवाबदेही उस समय नहीं होनी थी। उस बॉन्ड पर रीपेमेंट 2020 के बाद होनी थी। साथियों, बीते 5-6 वर्षों में हमारी सरकार ने कांग्रेस सरकार के उस पाप को धोने का काम किया है और इस धुलाई का खर्चा कम नहीं आया है। ऐसी लॉन्ड्री कभी आपने देखी नहीं होगी। 1,48,000 करोड़ रुपए की जगह देश को 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पेमेंट करनी पड़ी, क्योंकि इसमें ब्याज भी जुड़ गया था। यानी हमने करीब करीब 2 गुनी राशि चुकाने के लिए मजबूर हुए। आजकल कांग्रेस के जो नेता बयानों की मिसाइलें दाग रहे हैं, मिसाइल आई तो टीवी 9 को मजा आएगा। उनकी इस विषय का जिक्र आते ही बोलती बंद हो जाती है। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी परिस्थितियों पर मैंने आज लोकसभा में अपना वक्तव्य दिया है। दुनिया में जहां भी युद्ध हो रहे हैं, वो भारत की सीमा से दूर है, लेकिन आज की व्यवस्थाओं में कोई भी देश युद्धों से, दुष्प्रभाव से दूर रहे, ऐसा संभव नहीं होता। अनेक देशों में तो स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है और इन हालातों में हम देख रहे हैं कि राजनीतिक स्वार्थ से भरे कुछ लोग, कुछ दल संकट के इस समय में भी अपने लिए राजनीतिक अवसर खोज रहे हैं। इसलिए
मैं टीवी 9 के मंच से फिर कहूंगा, ये समय संयम का है, संवेदनशीलता का है। हमने कोरोना महासंकट के दौरान भी देखा है, जब देशवासी एकजुट होकर संकट का सामना करते हैं तो कितने सार्थक परिणाम आते हैं। इसी भाव के साथ हमें इस युद्ध से बनी परिस्थितियों का सामना करना है। साथियों, दुनिया की हर उथल-पुथल के बीच भारत ने अपनी प्रगति की गति को भी बनाए रखा है। अगर मैं 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद बीते 23 दिनों का ही ब्यौरा दूं, तो पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक देश में हजारों करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का काम हुआ है। दिल्ली मेट्रो रेल के महत्वपूर्ण कॉरिडोर्स का लोकार्पण, सिलचर का हाई स्पीड कॉरिडोर का शिलान्यास, कोटा में नए एयरपोर्ट का शिलान्यास, मदुरई एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देना, ऐसे अनेक काम बीते 23 दिनों में ही हुए हैं। बीते एक महीने के दौरान ही औद्योगिक विकास को गति देने के लिए भव्य स्कीम को मंजूरी दी गई है। इसके तहत देश भर में 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे। देश में स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम को भी हरी झंडी दी गई है। इससे आने वाले वर्षों में 1500 मेगावाट नई हाइड्रो पावर कैपेसिटी जोड़ी जाएगी। इसी दौरान जल जीवन मिशन को साल 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। किसानों के हित में भी अनेक बड़े निर्णय लिए गए हैं। बीते एक महीने में ही पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 18,000 करोड़ रुपए से अधिक सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। और जो हमारे एमएसएमईज हैं, जो हमारे निर्यातक हैं, उनके लिए भी करीब 500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की भी घोषणा की गई है। ये सारे कदम इस बात का प्रमाण है कि विकसित भारत बनाने के लिए देश कितनी तेज गति से काम कर रहा है। साथियों, मैनेजमेंट की दुनिया में एक सिद्धांत कहा जाता है, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज। लेकिन मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहता हूं, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स इम्प्रूव्ड और अल्टीमेटली गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड। क्योंकि आकलन जागरूकता पैदा करता है, आकलन जवाबदेही तय करता है और सबसे महत्वपूर्ण आकलन संभावनाओं को जन्म देता है। साथियों, अगर आप 2014 से पहले के 10-11 साल और 2014 के बाद के 10-11 साल का आप आकलन करेंगे तो यही पाएंगे कि कैसे इसी सिद्धांत पर चलते हुए भारत ने हर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया है। जैसे पहले हाईवे बनते थे करीब 11-12 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से, आज भारत करीब 30 किलोमीटर प्रतिदिन की स्पीड से हाईवे बना रहा है। पहले पोर्ट्स पर शिप का टर्न अराउंड टाइम 5-6 दिन का होता था, आज वही काम करीब करीब 2 दिन से भी कम समय में पूरा हो रहा है। पहले स्टार्टअप कल्चर के बारे में चर्चा ही नहीं होती थी।
2014 से पहले हमारे देश में 400-500 स्टार्टअप्स ही थे। आज भारत में 2 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। पहले मेडिकल एजुकेशन में सीटें भी सीमित थी। करीब 50-55 हजार MBBS सीट थी। आज ये बढ़कर 1.25 लाख से ज्यादा हो चुकी है। पहले देश के बैंकिंग सिस्टम से भी करोड़ों लोग बाहर थे। देश में सिर्फ 25 करोड़ के आसपास ही बैंक अकाउंट थे। वहीं जनधन योजना के माध्यम से 55 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खुले हैं। पहले हमारे देश में एयरपोर्ट्स की संख्या भी 70 से कम थी। आज एयरपोर्ट्स की संख्या भी बढ़कर 160 से ज्यादा हो चुकी है। साथियों, पहले भी योजनाएं तो बनती थी, लेकिन आज फर्क है। आज परिणाम दिखते हैं। पहले गति धीमी थी, आज भारत फास्ट ट्रैक पर है। पहले संभावनाएं भी अंधकार में थी, आज संकल्प सिद्धियों में बदल रहे हैं। इसलिए दुनिया को भी ये संदेश मिल रहा है कि ये नया भारत है। ये अपने विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है। साथियों, आज हमारा प्रयास है कि अतीत में विकास का जो असंतुलन पैदा हो गया था, उसको अवसरों में बदला जाए। अब जैसे हमारा पूर्वी भारत है, हमारा पूर्वी भारत संसाधनों से समृद्ध है। दशकों तक वहां जिन्होंने सरकारें चलाई हैं, उनकी उपेक्षा ने पूर्वी भारत के विकास पर ब्रेक लगा दी थी। अब हालत बदल रहे हैं। जिस असम में कभी गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, आज वहां सेमीकंडक्टर यूनिट बन रही है।